नमस्कार। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। ये मैनिफेस्टेशन मतलब अभिव्यक्ति और थोथ से जुड़े एक रहस्य की तरफ इशारा करते हैं। सवाल यह है कि जो जानी मानी तकनीकें हैं जैसे विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशन है, ये कई बार काम क्यों नहीं करती? क्या असली बात कुछ ज्यादा करने में नहीं बल्कि कुछ अलग होने में है? हाँ बिल्कुल। ये स्रोत यही कहते हैं कि अक्सर लोग इन तकनीकों को इस्तेमाल तो करते हैं पर अनजाने में वो कमी, शक और इंतजार वाली ऊर्जा भेजते रहते हैं, एक तरह की वाइब्रेशन। इन सोर्सेस के हिसाब से ब्रह्मांड शब्दों को नहीं पकड़ता, वो शब्दों के पीछे की भावना, जो असली एहसास है, जो आपकी होने की अवस्था है, उसे दर्शाता है। तो फिर ये कहना कि ब्रह्मांड से मिलने का इंतजार कर रहे हैं, ये अपने आप में एक जाल है, क्योंकि ये सोच ही इस बात को पक्का करती है कि वो चीज अभी हमारे पास है नहीं। बिल्कुल। और थोथ से जुड़ा जो संदेश बताया गया है वो बाहर से कुछ पाने के बजाय खुद को ही क्रिएशन का सोर्स मानना है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब कोई इस लगातार इंतजार वाली हालत से निकलकर सचमुच उस चीज को होने की अवस्था में कैसे जा सकता है? देखिए, ये जो बदलाव है ना, जैसा बताया गया है, ये असल में अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बदलने जैसा है। मतलब आप कुछ पाने की कोशिश करने वाले इंसान से बदलकर वो इंसान बन जाते हैं जिसके पास वो चीज नेचुरली, स्वाभाविक रूप से है। जैसे कोई बहुत अच्छा एक्टर होता है ना, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, वो उस किरदार को पूरी तरह से ओढ़ लेता है, उसे जीने लगता है। इसमें यही शामिल है कि जो आप चाहते हैं उस अवस्था की ऊर्जा को इसी पल महसूस करना, उसे जीना। तब भी जब बाहरी दुनिया, आपकी असलियत बिल्कुल अलग दिख रही हो, ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना? हाँ, लगता है। श्रोता एक डिवाइन स्टेट या दिव्य अवस्था का जिक्र करते हैं। कहते हैं ये कोई पल भर की भावना नहीं बल्कि एक टिकाऊ अंदरूनी अलाइनमेंट है, जहां इंसान ऐसे जीता है जैसे वो पहले से ही पूरा है, भरपूर है। और यहाँ बात थोड़ी और गहरी होती है। वो इसे समय की हमारी समझ और यहाँ तक के क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट से भी जोड़ते हैं। इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, और यही सबसे दिलचस्प दावा है कि ये अंदरूनी अवस्था बाहरी बदलाव से पहले आती है। वो एक तरह की तुलना करते हैं जैसे क्वांटम लेवल पर किसी कण को देखने भर से वो बदल जाता है ना, ऑब्जर्वर इफेक्ट जिसे कहते हैं। हाँ। वैसे ही उनका मानना है कि हमारी लगातार बनी रहने वाली अंदरूनी अवस्था, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी बाहरी सच्चाई को एक तरह से देखकर या उस पर फोकस करके उसे आकार देती है। अच्छा। यानी सबूत चाहे कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, ये चुनना कि हम वो ऊर्जा भेजेंगे जो कहती है ये पहले से सच है। स्रोत कहते हैं कि यही वो पॉइंट है जहां इंसान बाहरी हालातों पर सिर्फ रिएक्ट करना बंद कर देता है और रचना करना, क्रिएट करना शुरू कर देता है। बाहरी दुनिया को वो बस एक आईना मानते हैं जो थोड़ा देर से तस्वीर दिखाता है। अच्छा, तो मतलब असली चीज कोई नई चमत्कारी तकनीक नहीं है बल्कि फोकस का पूरा बदलाव है। बाहर की चीजें बदलने की कोशिश छोड़कर अपने अंदर के मैं कौन हूं को बदलने पर ध्यान देना। बिल्कुल। स्रोत एक बहुत गहरा सवाल भी पूछते हैं। अगर मेरे पास वो सब कुछ होता जो मुझे चाहिए तो मैं कौन होता? वो इंसान सोचता कैसे, महसूस कैसे करता, दुनिया में चलता फिरता कैसे? एकदम सही। जोर उस बेहतर वर्जन को जो आप बनना चाहते हैं उसे अभी इसी पल जीने पर है। ये ब्रह्मांड से कुछ मांगने के बारे में उतना नहीं है जितना अपने अंदर के स्वरूप को, अपनी आइडेंटिटी को उस मनचाही सच्चाई के साथ अलाइन करने के बारे में है। ये मानना कि इन सोर्सेस के अनुसार असली शक्ति, असली पावर हमेशा हमारे अंदर ही है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है? ऐसा लग रहा है कि मुख्य संदेश ये है कि असली शक्ति किसी विधि में या रिचुअल में नहीं है बल्कि उसे करने वाले इंसान की ऊर्जा में है, उसकी पहचान में, उसके होने के एहसास में। हाँ, ये तलाश करने से हटकर सीधा उस चीज को होने की तरफ एक बड़ा कदम है। हारिद, अगर हमारी बाहरी सच्चाई वाकई हमारी अंदरूनी हालत का आईना है तो कौन सी बहुत महीन, शायद अनजानी सी ऊर्जाएं या एहसास हमारे अनुभवों को लगातार बना रहे होंगे, तब भी जब हम पूरी सचेत कोशिश से कुछ और पाना चाह रहे हो। हमारे होने का, हमारी आइडेंटिटी का कौन सा ऐसा अनकहा हिस्सा है
जो शायद अब भी पुरानी सच्चाई में अटका हुआ है और नए आईने को, नई सच्चाई को बनने से कहीं ना कहीं रोक रहा है। हमारी अंदरूनी सोच, या जिसे कुछ लोग वाइब्रेशन कहते हैं, वो हमारी बाहरी दुनिया को असल में कैसे बनाती है। बिल्कुल, और आज हम इसी को समझिए गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत कैसे बताता है कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारी सोच और हमारी भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। और सबसे जरूरी बात, क्या इस समझ से हमें अपनी जिंदगी को बदलने की कोई चाबी मिल सकती है? हाँ, ये सोचने का एक बहुत ही अलग तरीका है ना। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। इस दस्तावेज में कहा गया है कि दुनिया आपकी सामाजिक हैसियत या दिखावे पर ध्यान नहीं देती, बल्कि किसी और चीज पर। उसे कंपनात्मक अधिकार कहा गया है, वाइब्रेशनल अथॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कंपनात्मक अधिकार से स्रोत का मतलब है आपकी अंदरूनी ऊर्जा या विश्वास की शक्ति। ये वो अधिकार नहीं है जो किसी पद से या पैसे से मिलता है, बल्कि वो जो आपके अंदर की गहराई से आता है। स्रोत कहता है कि हमारी आज की जो सच्चाई है वो ठीक वही दिखाती है जो हम लंबे समय से अपने बारे में मानते या महसूस करते आए हैं। एक तरह का आईना है, समझिए। अच्छा, तो ये सिर्फ सोचने भर से नहीं है, बल्कि महसूस करने से है। और फिर इसमें एक जगह लिखा है कि जब आप घोषणा करते हैं ये पहले से ही हो चुका है, तो इसका क्या मतलब है? ये तो थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग जैसी बात लगती है। हाँ, लगता है, लेकिन यहाँ पर एक बारीक फर्क है। जब आप ऐसी घोषणा करते हैं ना, तो आप सिर्फ इच्छा नहीं जता रहे होते। स्रोत के अनुसार आप असल में उस चीज के पूरे होने की एक खास तरह की ऊर्जा, एक फ्रीक्वेंसी समझिए, उसको सक्रिय कर रहे होते हैं। आप ब्रह्मांड से इजाजत नहीं मांग रहे, बल्कि एक ऐसी हकीकत का एहसास जाहिर कर रहे हैं जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। हाँ, बिल्कुल वही, और वो बस बाहर प्रकट होने का इंतजार कर रही है। ये दिलचस्प है। तो फिर जो संयोग या छोटी छोटी अच्छी चीजें होती हैं जिन्हें हम अक्सर किस्मत मान लेते हैं, उनका क्या? दस्तावेज कहता है कि ये सिर्फ किस्मत नहीं है। सही कहा। स्रोत के मुताबिक ये संयोग इस बात के संकेत बन जाते हैं कि आपका ऊर्जा क्षेत्र, या जिसे फील्ड कहा गया है, वो आपकी नई अंदरूनी स्थिति के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। आपको छोटे छोटे इशारे मिलने लगते हैं। शायद कोई नाम बार बार सुनाई दे, या किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाए जो आपकी मदद कर सकता है, या कोई दरवाजा खुल जाए जो पहले बंद लगता था। ये सब रैंडम नहीं होता। मतलब ये उस अंदरूनी बदलाव का बाहरी प्रतिबिंब है। बिल्कुल। जैसे कि वो जो फील्ड है वो आपके नए कंपनात्मक आदेश का जवाब दे रहा हो। बिल्कुल। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आप कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आप बस उस इंसान की तरह महसूस कर रहे होते हैं, वैसा व्यवहार कर रहे होते हैं जिसके पास वो चीज पहले से है जो आप चाहते हैं। ये अंदरूनी बदलाव, ये कंपन अपने आप में एक तरह का चुंबक बन जाता है जो परिस्थितियों और लोगों को आपकी तरफ खींचता है। और स्रोत ये भी कहता है कि इससे आपकी उपस्थिति, आपका हाव भाव, यहाँ तक कि आपकी भाषा भी बदलने लगती है। सब कुछ ये कहने लगता है, मैं हूँ। हाँ, क्योंकि आप अंदर से बदल चुके होते हैं। आपकी मौजूदगी में एक ठहराव, एक आत्मविश्वास आ जाता है। और स्रोत के अनुसार बाहरी दुनिया या क्षेत्र उससे बहस नहीं करता जो पूरी मजबूती और विश्वास के साथ है। असलियत इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो कह रहे हैं और जो आप अंदर से महसूस कर रहे हैं उसमें कितना तालमेल है। तो अगर मन में शक हो या कश्मकश हो तो स्रोत कहता है कि क्षेत्र भी हिचकिचाता है। अगर अंदरूनी संघर्ष है तो बाहरी नतीजे भी वो बिखरे हुए या अधूरे हो सकते हैं। लेकिन जब आपकी घोषणा और आपकी भावना में पूरी एकता होती है, जब कोई शक नहीं बचता, तब स्रोत के अनुसार सब कुछ अपने आप सही जगह पर आने लगता है। यानी ये सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को जीना है जिसे आपने अपने अंदर मान लिया है। आप अंदर से बाहर की तरफ जीना शुरू करते हो। बिल्कुल। और जब आप इस नई अंदरूनी स्थिति, इस नए कंपन को लगातार बनाए रखते हैं, बिना पुराने शक और डर में वापस गिरे, तो फिर कैसे होगा ये सवाल ये अप्रासंगिक हो जाता है। आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं रहती कि सब कुछ कैसे ठीक होगा, कौन मदद करेगा, रास्ता कहाँ से निकलेगा। स्रोत कहता है कि कोई बड़ी शक्ति या वही क्षेत्र इन सब चीजों को व्यवस्थित करना शुरू कर देती है। यहीं पर आप असल में नियंत्रण छोड़ते हैं। तो जो हम सोचते हैं कि सही वक्त आएगा, वो भविष्य में कोई तारीख नहीं है, बल्कि वो एक अंदरूनी एहसास है जिसे हम अभी में महसूस कर सकते हैं। हाँ, स्रोत यही कहता है, सही क्षण भविष्य में नहीं है,
वो एक कंपनात्मक स्थिति है जिसे आप अभी इसी पल सक्रिय करते हैं। जब आप नतीजों के लिए बाहरी दुनिया को देखना बंद कर देते हैं और अपनी अंदरूनी भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब आप खोजने वाले नहीं रह जाते, क्योंकि पाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। आप बस उस स्थिति में होते हैं। और ये होना, यही सबसे शक्तिशाली अवस्था है। स्रोत के अनुसार ये होने की अवस्था सबसे रचनात्मक है। इसमें चीजें आसानी से आपकी तरफ बहती हैं, लोग सहयोग करते हैं, परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। ये सिर्फ एक दिमागी ख्याल नहीं रहता, बल्कि एक जीता जागता अनुभव बन जाता है। आप इसे अपने शरीर में, अपनी सांस में, अपने विचारों के बीच की खामोशी में महसूस कर सकते हैं। एक तरह की निश्चितता, एक शांति, एक गहरा विश्वास जो डर को खत्म कर देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? लगता है कि ये स्रोत हमें बता रहा है कि हमारी बाहरी दुनिया काफी हद तक हमारी अंदरूनी हालत का ही आईना है, और अगर हम अपनी अंदरूनी कंपन या स्थिति को बदलें तो हम अपने बाहरी अनुभवों को भी बदल सकते हैं। सही कहा। और यहाँ हम एक विचार छोड़ जाते हैं अपने श्रोता के लिए। क्या अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी अंदरूनी भावनाओं और बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं के बीच इस तरह के कनेक्शन को देखना शुरू किया जा सकता है? उन छोटे छोटे पलों पर गौर करें जब आपको लगे कि बाहर जो हो रहा है वो शायद आपके अंदर चल रही किसी भावना या विश्वास का ही प्रतिबिंब है। सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है ना?